आज की चर्चा इतिहास के शायद दो सबसे क्रूर और विनाशकारी शासकों पर है, चंगेज़ खान और एडोल्फ हिटलर। स्रोत सामग्री में मतलब उसमें दोनों की क्रूरता का पैमाना और उनके कामों के जो नतीजे हुए उनका जिक्र है, जिन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। तो आज सवाल ये उठता है कि किसकी क्रूरता और विरासत का असर दुनिया पर ज्यादा लंबा और गहरा रहा। क्या ये चंगेज़ खान की वो पाशविक आदिम ताकत थी जिसने लाखों लोगों को मिटाने के साथ साथ पृथ्वी के पर्यावरण तक को बदल दिया, या हिटलर की वो सोची समझी औद्योगिक नफरत जिसने हमारी आज की दुनिया की नींव रखी? बिल्कुल, और मैं ये कहूँगा कि चंगेज़ खान का असर कहीं ज़्यादा गहरा और बुनियादी था। उसका प्रभाव सिर्फ इंसानी इतिहास पर नहीं बल्कि इस ग्रह के पर्यावरण और हमारे डीएनए पर भी पड़ा, जो आज तक मौजूद है। और मेरा मानना है कि हिटलर का प्रभाव कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो आधुनिक था। उसने तकनीक और विचारधारा का जो एक घातक मेल बनाया, उसका असर और उसका डर वो आज भी हमारी राजनीति और समाज में जिंदा है। तो मैं अपनी बात रखता हूं। देखिए, जब हम चंगेज़ खान की बात करते हैं तो हम एक ऐसे पैमाने की बात कर रहे हैं जो आज सोचना भी मुश्किल है। उसके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं थे, ना हवाई जहाज, ना टैंक, ना गैस चेंबर, सिर्फ घोड़े, तीर कमान और तलवारें। और इनके दम पर उसने लगभग 4 करोड़ लोगों को मार डाला। ये उस वक्त की दुनिया की आबादी का 10% से ज्यादा था। 4 करोड़, ये आंकड़ा ही अपने आप में दहलाने वाला है। और ये सिर्फ आंकड़ा नहीं है, इस विनाश का असर सीधा हमारे ग्रह पर पड़ा। स्रोत बताता है कि उसके नरसंहारों के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर इतना गिर गया था कि उसे आज भी मापा जा सकता है। आप सोचिए, एक आदमी ने इतने इंसानों को मार दिया कि ग्रह का वातावरण बदल गया। ये किसी इंसान का काम नहीं लगता, ये किसी प्राकृतिक आपदा जैसा है, जैसे कोई उल्कापिंड टकराया हो। उसकी क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वो जहां जाता था सिर्फ दुश्मनों को नहीं मारता था, शहर के शहर साफ कर दिए जाते थे। मर्द, औरतें, बच्चे, यहां तक कि पालतू जानवर भी, कुत्ते, बिल्लियां, कुछ भी जिंदा नहीं छोड़ा जाता था। ये तो एक तरह का संपूर्ण विनाश है, सिर्फ विजय नहीं। बिल्कुल। स्रोत में एक दिल दहलाने वाला जिक्र है कि उसे हाथियों की दर्द भरी चीख सुनने में सुकून मिलता था, इसलिए वो उन्हें जिंदा पहाड़ों से नीचे फेंकवा देता था। ये सत्ता या रणनीति नहीं, ये शुद्ध पाशविकता थी। और अंत में उसकी विरासत। वो मानता था कि असली ताकत बच्चों की संख्या में होती है। नतीजा, आज दुनिया में हर 200 में से एक पुरुष सीधा उसका वंशज है। लगभग 1 करोड़ 60 लाख लोग उसके डीएनए को लेकर चल रहे हैं। ये एक ऐसी जैविक छाप है जिसे इतिहास की कोई किताब मिटा नहीं सकती। आपने जो बातें रखी वे वाकई भयावह हैं, खासकर वो पर्यावरण पर असर वाली बात। लेकिन मैं इसे एक अलग नजरिए से देखती हूँ। हिटलर की क्रूरता सिर्फ पाशविक नहीं थी, वो एक ठंडे दिमाग से की गई व्यवस्थित और वैचारिक क्रूरता थी। यहीं पर वो चंगेज़ खान से ज्यादा खतरनाक हो जाता है। उसने यहूदियों के नरसंहार यानी होलोकॉस्ट के लिए किसी आदिम गुस्से का नहीं, बल्कि आधुनिकता के हर साधन का इस्तेमाल किया। आप आधुनिकता के साधन से क्या मतलब रखती हैं? मेरा मतलब है रेलगाड़ियां जिनसे लाखों लोगों को कैंपों तक पहुंचाया गया। मतलब है आधुनिक रसायन विज्ञान जिससे जहरीली गैसें बनाई गईं। मतलब है एक जटिल नौकरशाही जिसने हर मौत का हिसाब रखा, जैसे वो कोई फैक्ट्री का प्रोडक्शन टारगेट हो। हिटलर ने मौत का औद्योगिकरण कर दिया। चंगेज़ खान की हिंसा गर्म और आवेगपूर्ण थी। हिटलर की हिंसा ठंडी, गणना करने वाली और तर्कसंगत थी, और यही चीज उसे ज्यादा डरावना बनाती है। लेकिन क्या ये तर्कसंगत थी या एक पागलपन? उसके नजरिए से तर्कसंगत। और यहीं पर स्रोत का वो बटरफ्लाई इफेक्ट वाला जिक्र बहुत दिलचस्प हो जाता है। यानी ये विचार कि कैसे इतिहास में एक छोटी सी मामूली घटना जैसे तितली का पंख फड़फड़ाना आगे चलकर एक बड़े तूफान का कारण बन सकती है। हिटलर का अस्तित्व ही ऐसे कई संयोगों का नतीजा था। उसकी मां गर्भपात कराने का मन बना चुकी थी, पर नहीं कराया। वो बचपन में नदी में डूबने से बचा। और सबसे बड़ा संयोग, पहले विश्व युद्ध में एक ब्रिटिश सैनिक ने उसे गोली मारने का मौका होने पर भी नहीं मारा, क्योंकि वो घायल था।
स्रोत में एक और कहानी है कि एक बार उस पर चली गोली इसलिए नहीं चली क्योंकि बारूद में सैनिक के पसीने की एक बूंद गिर गई थी। सोचिए, पसीने की एक बूंद ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। एक व्यक्ति का होना या ना होना इतना बड़ा फर्क पैदा कर दे, ये उसके प्रभाव की गहराई को दिखाता है। चंगेज खान इतिहास का एक बड़ा हिस्सा था। हिटलर ने आधुनिक इतिहास की दिशा ही तय कर दी। मैं मानता हूं कि हिटलर का उदय आधुनिक इतिहास की एक निर्णायक घटना थी, लेकिन आप चंगेज खान की क्रूरता को आवेगपूर्ण कहकर शायद कम आंक रही हैं। उसने जो किया वो सिर्फ गुस्सा नहीं था। जब वो ईरान में घुसा तो वहां की आबादी 25 लाख थी। जब वो वहां से निकला तो सिर्फ 2.5 लाख लोग बचे थे। 90% आबादी का सफाया, ये आवेग में नहीं हो सकता। ये एक सोची समझी नीति थी। विरोध की हर संभावना को जड़ से मिटा दो। और अगर हम तकनीक की बात करें तो यही तो चंगेज खान को ज्यादा भयावह बनाता है। उसने ये सब बिना तकनीक के किया। उसकी ताकत उसकी व्यवस्था और इच्छा शक्ति में थी। कल्पना कीजिए, अगर चंगेज खान के हाथ में हिटलर के संसाधन होते, रेलवे, गैस चैम्बर, हवाई जहाज, तो क्या होता? शायद धरती पर इंसान ही नहीं बचते। ये एक सोचने वाली बात है, लेकिन मैं फिर कहूंगी कि तकनीक का इस्तेमाल ही हिटलर के प्रभाव को ज्यादा प्रासंगिक बनाता है। उसने हमें ये दिखाया कि जिसे हम प्रगति कहते हैं, विज्ञान, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, उसी का इस्तेमाल मानवता के सबसे बड़े अपराध के लिए किया जा सकता है। चंगेज खान की क्रूरता हमें इतिहास के एक बर्बर युग की याद दिलाती है। हिटलर की क्रूरता हमें हमारी अपनी आधुनिक दुनिया के खतरों से आगाह करती है। उसका सबक आज भी उतना ही ताज़ा है। आज भी कोई देश अपनी तकनीकी क्षमता का इस्तेमाल विनाश के लिए कर सकता है। ये डर चंगेज खान से नहीं, हिटलर से जुड़ा है। ठीक है, मैं आधुनिकता वाले आपके तर्क के महत्व को समझता हूं, पर जब हम विरासत या लेगेसी की बात करते हैं तो क्या वो सिर्फ विचारों की होती है? चंगेज खान की विरासत हमारे डीएनए में है, इस ग्रह की मिट्टी में है। ये एक भौतिक जैविक सच्चाई है। ये सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक कहानी नहीं है, ये हमारे वर्तमान का हिस्सा है। एक ऐसी विरासत जो मिटाई नहीं जा सकती। यह आंकड़ा तो चौंकाने वाला है, पर क्या हम सच में एक जैविक विरासत की तुलना एक वैचारिक विरासत से कर सकते हैं? मेरा मतलब है, चंगेज खान का डीएनए आज किसी को मंगोल साम्राज्य दोबारा बनाने के लिए प्रेरित नहीं करता। ये बस एक आनुवांशिक मार्कर है। लेकिन हिटलर की विचारधारा, नाजीवाद, आज भी दुनिया के कई कोनों में जिंदा है और लोगों को कट्टरपंथी बना रही है। फासीवाद और श्वेत वर्चस्व के विचार आज भी राजनीतिक बहस का हिस्सा हैं। ये एक जिंदा और खतरनाक विरासत है। लेकिन क्या चंगेज खान का साम्राज्य खत्म हो गया? उसका बनाया हुआ साम्राज्य सदियों तक चला। उसने सिल्क रूट को सुरक्षित बनाया, पूर्व और पश्चिम के बीच व्यापार को बढ़ावा दिया। उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी थे जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं इससे पूरी तरह असहमत हूँ। क्या हम 4 करोड़ लोगों की लाशों पर बने व्यापारिक रास्ते को सकारात्मक कह सकते हैं? ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई कहे कि ज्वालामुखी फटने से जमीन उपजाऊ हो गई। तबाही तो तबाही है। हिटलर के मामले में उसकी विरासत पूरी तरह से नकारात्मक है और इसी वजह से दुनिया ने उससे सबक सीखा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो वैश्विक राजनीतिक संरचना बनी, संयुक्त राष्ट्र, मानव अधिकारों की घोषणा, अंतर्राष्ट्रीय कानून, ये सब हिटलर के अपराधों की सीधी प्रतिक्रिया थी। हमारी आज की दुनिया, अच्छी या बुरी, हिटलर के कामों के जवाब में गढ़ी गई है। इस लिहाज से उसका प्रभाव कहीं ज्यादा संरचनात्मक और स्थायी है। मैं आपके इस तर्क को मानता हूं कि हिटलर के बाद दुनिया ने खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर क्रूरता की प्रकृति पर लौटना चाहूंगा। चंगेज खां की क्रूरता में एक तरह का शून्यवाद था, एक खालीपन। वो सब कुछ मिटा देना चाहता था। स्रोत के अनुसार उसकी ये इच्छा थी कि मरने के बाद उसकी कोई पहचान न रहे, ना कोई मकबरा, ना कोई मूर्ति, ना कोई निशान। वो चाहता था कि इतिहास उसे याद न रखे, बस उसके काम का नतीजा याद रखे, विनाश। ये एक अलग ही स्तर का मनोविज्ञान है। वो अपने पीछे कोई विचारधारा नहीं छोड़ना चाहता था, सिर्फ एक खाली मैदान छोड़ना चाहता था। और मैं कहूंगी कि हिटलर का मनोविज्ञान इसे कहीं ज्यादा जटिल और परेशान करने वाला है। स्रोत उसे कमजोर दिल का आदमी कहता है, एक ऐसा कलाकार जो कला की दुनिया में असफल रहा, एक ऐसा सैनिक जो समाज में अपनी जगह नहीं बना पाया, एक डरपोक, असुरक्षित व्यक्ति जब इतनी बड़ी विनाशकारी मशीनरी का संचालन करता है
तो ये ज्यादा भयानक है। ये हमें बताता है कि क्रूरता के लिए शेर जैसा दिल नहीं चाहिए, एक ठंडी हिसाब किताब वाली नफरत ही काफी है। लेकिन क्या ये कमजोर दिल वाली बात उसकी क्रूरता को कम करती है? कम नहीं करती, बल्कि उसे और भयावह बना देती है, क्योंकि ये हमें ये एहसास दिलाती है कि ऐसा कोई भी कर सकता है। कोई भी साधारण दिखने वाला असुरक्षित व्यक्ति एक राक्षस बन सकता है। स्रोत में एक और बात है। हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की थी, जिसके सामने वो कभी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। जिस समुदाय से उसने इतनी नफरत की, उसी समुदाय की एक लड़की उसकी पहली मोहब्बत थी। ये विरोधाभास दिखाता है कि उसकी नफरत कितनी व्यक्तिगत, कितनी मनोवैज्ञानिक और कितनी आधुनिक थी। ये सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं थी। और जब अंत में बर्लिन में वो चारों तरफ से घिर गया था, तो उसने मुस्कुराकर कहा था, अब निशाना लगाने की जरूरत नहीं, कहीं भी गोली चलाओ, दुश्मन ही मरेगा। ये किसी योद्धा का बयान नहीं है, ये एक सनकी का बयान है जो दुनिया को अपने साथ खत्म होते देख रहा है। अंत में मेरे लिए चंगेज खान का प्रभाव एक प्राकृतिक शक्ति जैसा था। जैसे कोई भूकंप या सुनामी आती है और सब कुछ तबाह कर देती है, वो वैसा ही था, विशाल, मौलिक और स्थायी। उसने न सिर्फ इंसानी बस्तियों को, बल्कि पृथ्वी के पारिस्थितिकीय तंत्र और मानव जीन पूल को हमेशा के लिए बदल दिया। उसकी क्रूरता की कोई वैचारिक या नस्लीय सीमा नहीं थी, वो शुद्ध विनाश था, और इसी वजह से उसका प्रभाव मेरे हिसाब से ज्यादा गहरा है। वहीं मेरा तर्क यह है कि हिटलर का प्रभाव आधुनिक युग के लिए एक स्थायी चेतावनी है। उसकी वैचारिक रूप से प्रेरित और औद्योगिक पैमाने पर की गई क्रूरता और इतिहास की दिशा को हमेशा के लिए मोड़ने की उसकी क्षमता उसे एक ज्यादा महत्वपूर्ण और भयावह ऐतिहासिक हस्ती बनाती है। चंगेज खान इतिहास का एक खौफनाक अध्याय है जिसे हम पीछे छोड़ आए हैं, लेकिन हिटलर का भूत आज भी हमारे साथ चलता है। उसका प्रभाव आज की राजनीतिक और सामाजिक संरचनाओं में जिंदा है। ये तो साफ है कि दोनों ही शासक मानवता के इतिहास के सबसे अंधकारमय अध्यायों के प्रतीक हैं, और इस चर्चा का मकसद किसी को विजेता घोषित करना नहीं है। बिल्कुल, मकसद ये समझना है कि क्रूरता अलग अलग समय में कैसे अलग अलग शक्लें लेती है और उसके असर कितने अलग अलग तरीकों से कायम रह सकते हैं। स्रोत सामग्री हमें इस सवाल पर छोड़ जाती है कि हमारे लिए, आज की दुनिया के लिए ज्यादा बड़ा खतरा क्या है, एक व्यक्ति की असीमित पाशविक शक्ति या एक विचारधारा से पैदा हुआ व्यवस्थित औद्योगिक विनाश? और इसका जवाब शायद आसान नहीं है।